नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। पिछली कक्षा में हमने भारत में ग्रामीण बस्तियों पर बात की थी और भारत में मानव बस्ती किस प्रकार से बसी हुई है उसके सामान्य वर्गीकरण पर बात की थी और हमने 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को बताया था, यानी गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और प्रक्षिप्त। आज हम भारत में नगरीय बस्तियों की बात करेंगे। हम 3-4 बातें पढ़ेंगे। पहली बात कि भारत में कार्य के आधार पर नगर कौन कौन से हैं, औद्योगिक, मनोरंजन, पर्यटन, सांस्कृतिक, इन सब पर। दूसरा, हम भारत में नगरीकरण को देखेंगे कि भारत में नगरीकरण कितना है। तीसरा, हम भारत के जो 6 नगरों के प्रकार हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, उनकी जनसंख्या कितने से कितने तक होती है, इस पर भी बात करेंगे। और भारत में नगरों का ऐतिहासिक विवरण कैसे रहा, प्राचीन काल के नगर, मध्य काल के नगर और आधुनिक काल के नगर कौन कौन से हैं। तो आज हम डिटेल से भारत में नगरीय बस्ती पर बात करेंगे। चलिए भी, तो सामान्य तौर पर नगरीय बस्ती से हमने बात की थी कि नगरीय बस्तियां आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ग्रामीण बस्तियों की तुलना में बड़ी होती हैं नगरीय बस्तियां। और भारत में नगरीय बस्तियों को बांटने का जो आधार है, उसकी जो परिभाषा है वो क्या है। तो भारत में नगरीय बस्ती को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारत में नगरीय बस्ती को परिभाषित करने के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से इसी बिंदु के साथ बात कर रहे हैं। पहली चीज, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 व्यक्तियों से अधिक होनी चाहिए। तो सामान्य तौर पर नगरीय बस्ती के लिए उस जो सामान्य मापदंड का आधार है जनसंख्या, भारत में वो कितना होना चाहिए, 5,000 व्यक्ति होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो उस क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए। दूसरी परिभाषा पर बात करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु भारत में नगरीय बस्ती को परिभाषित करने का कि उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरा आधार जो है उसमें आंकड़ा कितना है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा, उस क्षेत्र की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, ये बात, यानी वो उद्योग धंधों में कार्य करनी चाहिए। चौथी बात, उस क्षेत्र में कोई नगर पालिका, कोई नगर निगम, कोई अधिसूचित नगरीय समिति, कोई छावनी बोर्ड या कोई कंटेनमेंट बोर्ड होना चाहिए, या कोई कंटेनमेंट बोर्ड होना चाहिए। ये भारत में नगरीय बस्ती को परिभाषित करने के 4 आधार हैं। यानी भारत में कोई एरिया नगरीय बस्ती कब बनता है, पहला, वहां जनसंख्या 5,000 व्यक्ति से अधिक, वहां जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, उस एरिया की 75% पॉपुलेशन जो है वो गैर कृषि कार्यों में, और वहां कोई नगर पालिका, नगर निगम, कोई अधिसूचित नगरीय समिति
छावनी या कंटेनमेंट बोर्ड होना चाहिए, तभी वो एरिया भारत में क्या बनता है, नगर बनता है। आगे बात करते हैं भारत में नगरों का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। भारत में नगरों का विकास, और भारत में नगरों के विकास के कुल 3 क्रम है। पहले बात करेंगे प्राचीन काल के नगर कौन से हैं, एशियंट टाइम के। दूसरे नगरों पर बात करेंगे मध्यकाल के नगर, और तीसरे बात करेंगे आधुनिक काल के नगर। तो 3 नगरों के परिप्रेक्ष्य पर बात करेंगे हम। पहला एशियंट टाइम के, दूसरा मिडिल टाइम के, और तीसरा मॉडर्न टाइम के भारत के नगर कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले ध्यान रखना कि भारत में नगरों का विकास कौन से काल से शुरू हुआ है। भारत में नगरों का विकास जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू हुआ है, जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे नगर जो हैं वो अस्तित्व में आए। तो प्राग ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदाड़ो लिख सकते हैं, और हड़प्पा जैसे नगर जो है वो अस्तित्व में आए प्राचीन काल में। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के आगमन से भारत में नगरों का स्वरूप जो है वो बदलना या शुरू हुआ। अब हम सिर्फ उदाहरण ध्यान रखेंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन से नगर हैं। तो वे नगर जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं, वो कौन से नगर हैं, प्राचीन काल के नगर हैं। और इनके उदाहरण जो है, और प्राचीन काल के नगरों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि या तो धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए और या ये सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। तो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इनका विकास हुआ। और भारत में सबसे महत्वपूर्ण नगर है वाराणसी, पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना, पाटलिपुत्र जिसे कि पटना। इसके अलावा प्रयाग, वापिस इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद को कहते हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ये सब जो नगर हैं ये प्राचीन काल के नगर हैं, तो 2000 वर्षों से अधिक पुराने हैं। दूसरी बात, धर्म और सांस्कृतिक के केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। और तीसरा, इनके उदाहरण है वाराणसी, पाटलिपुत्र, पटना या प्रयाग, इलाहाबाद। दूसरा है मध्यकाल, सामान्य तौर पर इसको आप मुगल काल के नगर भी कह सकते हैं। तो मुगल काल के भारत में नगर कौन कौन से हैं, तो इसमें मुगल काल के साथ आप रजवाड़ों को भी पढ़ सकते हैं। रजवाड़ों के जो नगर हैं, और इसमें महत्वपूर्ण नगर जो हैं वो है दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और आगरा। तो मुगल काल के दौरान बनने वाले नगर जो हैं वो ये है। अब सामान्य तौर पर आप पता क्या देखेंगे, मुगल काल के नगरों की एक विशेषता है, ये नगर किला नगर के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनके चारों तरफ आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी, दीवारें देखने को मिलेगी अपनी सुरक्षा के लिए, या ऊंची पहाड़ी पर बने होंगे। तो ऐसे नगर किला नगर के रूप में, यानी सुरक्षा की दृष्टि से इनके चारों तरफ इन चीजों का निर्माण करवाया गया, परकोटा था इनके साइड में। तो ऐसे नगर जो है दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और आगरा पर हमने बात की है। और फिर है आधुनिक काल के नगर, जो कि यूरोपियों के आगमन के साथ भारत में इनका विकास होना शुरू हुआ। यूरोपियों के आगमन के साथ इनका भारत में विकास होना शुरू हुआ। ये आधुनिक काल के नगर थे, और अंग्रेजों ने 3 बड़े केंद्र बनाए, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, जिसको वो बंबई बोलते थे, वर्तमान में चेन्नई।
या मद्रास और कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता भी कहते हैं, या कैलकाटा। तो ये जो है प्रमुख नगर थे और इनका निर्माण अंग्रेजी शैली के दौरान हुआ। इसमें मैं और भी कुछ नगर हैं, आप पांडुचेरी को देखिए, आप दमन व दीव को देखिए, ये सब नगर इस प्रकार के आधुनिक काल के नगर है। तो भारत में नगर 3 काल में है, पहला प्राचीन काल में, दूसरा मध्य काल में और आधुनिक काल में। प्राचीन काल के नगर धर्म और सांस्कृतिक के केंद्र रहे, मध्य काल के नगर किला नगरों के रूप में रहे, जबकि आधुनिक काल के नगर अंग्रेजी शैली के अनुसार बनाए गए। यूरोपियों के आगमन के बाद इनका विकास हुआ। इन पर यूरोपीय जो लोग हैं वो अपने जहाजों या बंदरगाहों का निर्माण किया और यहां से जितना भी कच्चा माल था वो यूरोप लेकर गए। तो ये सब जो है 3 भारत में नगरों का विकास है, ये हमने पढ़ा अभी। अब आगे आधुनिक काल में इनके बाद क्या हुआ, कुछ नगर औद्योगिक केंद्र भी बने। जैसे आप जमशेदपुर को देखिए, जमशेदपुर के साक्षी में टिस्को कंपनी का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का प्लांट है, जो कि एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमने अपने तरीकों से भी नगर बसाने शुरू किए, उन पर वो भी सब आधुनिक काल के ही नगर हैं, इस पर भी बात करेंगे। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर आप चंडीगढ़ को देखेंगे तो उसे नियोजित एक योजना पर बनाया गया, जैसे ली कार्बूजियर ने बनाया, और वो एक प्रशासनिक नगर है। आप ग्रेटर नोएडा या दिल्ली को देखिए, ग्रेटर नोएडा दिल्ली के जो साइड में लगने वाला एरिया है वो भी इसी प्रकार से विकसित हुआ है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। इसी प्रकार से हमने जो इसको क्या बोलते हैं, अलवर के आसपास का एरिया जिसकी कि औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया, या आप भुवनेश्वर को देखिए, उड़ीसा की राजधानी को। अभी हमने बात की कि जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ। तो ये सब जो नगर हैं ये इस प्रकार क्रम में चले हैं। अभी हम बात करेंगे भारत में नगरीकरण, और हमको सिर्फ एक ही डाटा ध्यान रखना है कि भारत में जो नगरीकरण है उसका स्तर, यानी भारत में कितनी जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है। और भारत में सन 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार ये 31.16% जनसंख्या जो है वो नगरों में रह रही है, और ये अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक कम है। अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक क्या है, कम है। ये भारत में नगरीकरण का स्तर है। 2-3 डाटा पर और बात करते हैं। भारत में 2011 के अनुसार कुल नगरीय संकुल 6171 है। 6171 नगरीय संकुल है भारत में 2011 के अनुसार, और पिछले दशक की तुलना में इसमें 31.06% जनसंख्या बढ़ गई है नगरीय केंद्रों के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भारत में नगरीकरण का स्तर कितना है। चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत में नगर, जनसंख्या के आधार पर भारत में नगर और कुल कितने नगर हैं, ध्यान रखेंगे। भारत में जनसंख्या के अनुसार कुल 6 नगर हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी और षष्ठम श्रेणी या छठी श्रेणी के नगर। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार कुल 6 श्रेणियों में नगरों को बांटा गया है। हमको सबसे मेन ध्यान रखना है इसमें कितनी कितनी पॉपुलेशन रहती है, इसमें कितनी कितनी पॉपुलेशन रहती है। प्रथम श्रेणी के जनसंख्या के नगरों में जनसंख्या जो है वो 1 लाख या इससे अधिक
तो ऐसे जो नगर हैं जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उन्हें प्रथम श्रेणी के नगर कहा जाता है, पहला बिंदु। दूसरा, जब जनसंख्या 50,000 से 99,999 के बीच हो तो कौन से नगर होंगे? द्वितीय श्रेणी के। तीसरा है, जब जनसंख्या 20,000 से 49,999 के बीच हो तो कौन से नगर होंगे? तृतीय श्रेणी के। फिर 10,000 से 19,999 के बीच में बनने वाले नगर कौन से हैं? चतुर्थ श्रेणी के। फिर 5,000 से 9,999 के बीच में और 5,000 से कम जनसंख्या वाले इलाकों में छठी श्रेणी के नगर जो हैं वो होते हैं। नगरियों की ही बात कर रहा हूं। तो भारत में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां जनसंख्या 5,000 से कम है, कुल 424 इलाके हैं, पॉपुलेशन बहुत माइनर सी लिव करती है वहां, ये हम ध्यान रखेंगे। भारत में कुल जनसंख्या का 60.45% पॉपुलेशन जो है वो प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कि ये जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं इनमें 60% जनसंख्या निवास कर रही है टोटल भारत की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस पर हम ध्यान रखेंगे। और कुल भारत में एक और ध्यान रखेंगे, भारत में कुल मिलियन सिटी या जिनको आप 10 लाखीय नगर कहते हैं, 10 लाखीय नगर कहते हैं, इनकी संख्या जो है वो 53 है। ध्यान रखेंगे, भारत में 10 लाखीय नगरों की संख्या 53 है। जो बड़े नगर हैं उनकी बात हो रही है। चलिए प्रथम श्रेणी की बात कर रहा हूं। भारत में कुल ये 468 नगर हैं और इनमें से भी 53 जो नगर हैं वो कौन से हैं? मिलियन सिटी हैं। एक और बात, इसमें से 6 बड़े नगर हैं और ये 6 नगर कौन से हैं? चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद। तो चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और एक बेंगलुरु, ये 6 नगर भारत में मेगा सिटी है। तो ध्यान रखेंगे, इन 53 में से भी 6 नगर मेगा सिटी है। कौन कौन से हैं? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु और हैदराबाद मेगा नगर है भारत के अंदर। ये कुछ जनसंख्या के आधार पर नगर 5-6 श्रेणियों में बांटे गए हैं। ये इनकी पॉपुलेशन है, 53 मिलियन सिटी है, इनमें से 6 मेगा सिटी है। हमसे पेपर में 6 मेगा सिटी का नाम पूछा जा सकता है। तो हैदराबाद और बेंगलुरु तो 4 बड़े नगर तो हमें ध्यान रहते हैं, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, जबकि 2 ध्यान रखने हैं, बेंगलुरु और हैदराबाद। अंतिम बिंदु पर बात करते हैं, भारत में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। उदाहरण ध्यान रखेंगे बस कि कौन से नगर किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। भारत में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किस प्रकार का है भाई? तो पहले भी बात करके आए हैं, कुछ औद्योगिक नगरों पर, कुछ वाणिज्यिक नगरों पर, कुछ पतन नगरों पर, कुछ मनोरंजन नगरों पर, कुछ प्रशासनिक नगरों पर। आज उसी नगरों में हम भारत का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कुल ये कितने नगर हैं और इनके उदाहरण सिर्फ उदाहरण ध्यान रखने हैं। पहले है प्रशासन या प्रशासन नगर कौन से हैं, यानी वो नगर जो प्रशासन संभालते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, तो किसी भी राज्य की राजधानी वो होती है प्रशासन नगर, जैसे जयपुर, जैसे मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर। ये सब जो किसी भी राज्य की राजधानियां
कौन से नगर हो गए प्रशासनिक नगर होती हैं? किसी भी राज्य की राजधानियां, हमारी किताब में एग्जांपल है चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिमला, गुवाहाटी। चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, शिमला। वैसे असम की राजधानी दिसपुर है, परंतु उसका नगर गुवाहाटी प्रशासनिक नगर है। इंदौर को देख लेंगे आप। ये सब जो है वो कौन से नगर हैं? प्रशासनिक नगर है, जहां कोई प्रशासन का केंद्र होता है या उच्चतर क्रम के प्रशासन के मुख्यालय वाले नगर। ये पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरे प्रकार के जो नगर हैं वो है हमारे औद्योगिक नगर। तो सिंपल सी बात है, जहां उद्योग लगे हैं वो कौन से नगर हैं? औद्योगिक नगर हैं भाई। अभी हमने बात की थी कि अभी जमशेदपुर जो है इसका उदाहरण है, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सेलम में लोहे इस्पात का कारखाना है, कोयम्बटूर भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है, जमशेदपुर लोहे इस्पात के लिए, भिलाई भी लोहे इस्पात के लिए, दुर्गापुर को देख लीजिए, बोकारो को देखिए। ये सब जो नगर हैं ये औद्योगिक नगरों में आते हैं। तीसरा है परिवहन नगर, जो यातायात के बड़े केंद्र या बंदरगाह नगर हैं। तीसरे हैं परिवहन नगर। अब इसमें यानी सिंपल सी बात, जो कौन सा कार्य करते हैं? सामानों के आयात व निर्यात का कार्य करते हैं। तो आयात और निर्यात का कार्य करने वाले नगर कौन से होंगे? परिवहन नगर होंगे। आप कोच्चि को लीजिए, कोझिकोड केरल, मुगल सराय भारत में, या चेन्नई पतन को लीजिए, चेन्नई को लीजिए, वो दोनों प्रकार का नगर हो सकता है। विशाखापट्टनम आ गया, कटनी, इटारसी। ये सब जो नगर हैं ये कौन से नगर हैं? अच्छा, मुगल सराय, कटनी और इटारसी भारत में आंतरिक परिवहन के केंद्र हैं, यानी अंदर है। ये पतन के रूप में नहीं है, किसी अन्य कारणों से, या रेलवे, मुगल सराय रेलवे के लिए फेमस है वैसे भारत में, ध्यान रखेंगे। फिर है वाणिज्यिक नगर। हम पहले भी बात करके आए हैं, वाणिज्यिक नगर कौन से होते हैं? जो व्यापार व वाणिज्य की सेवाएं देते हैं। वाणिज्यिक नगर तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, व्यापार या वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है, जो व्यापारिक सेवाओं के प्रमुख केंद्र हैं। और ऐसे नगर भारत में कलकत्ता, सहारनपुर, सतना। कोई एक नगर दो विशेषताएं रख सकता है, ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है एक नगर की एक विशेषता हो। कलकत्ता, सहारनपुर और सतना भारत में ऐसे ही नगर हैं। फिर है खनन नगर। तो जहां से खनिजों की उत्पत्ति होती है या खनिजों का उत्पादन होता है, वो कौन से नगर हैं? खनन नगर हैं। और भारत में ऐसे नगर की कोई कमी नहीं है। आप झरिया को ले लीजिए, रानीगंज को, दोनों कोयले के लिए फेमस है। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए फेमस है असम में। अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए फेमस है गुजरात में। आप कर्नाटक के चिकमंगलुरु को ले लीजिए, लोहे इस्पात के लिए फेमस है, लोहे इस्पात के लिए फेमस है। तो ऐसे नगर जहां से खनिजों का उत्पादन होता है वो इस प्रकार के नगर होते हैं। इसके बाद में छठा है गैरिसन या छावनी नगर। बहुत बार प्रश्न आया है, किन नगरों को छावनी नगर कहा जाता है?
तो गैरिसन नगर जो है वो कौन से नगर होते हैं? छावनी नगर होते हैं, यानी सेना के केंद्रों के प्रमुख हैं। और इनमें आप ले लीजिए उधमपुर, अंबाला, सूरतगढ़ भी एक ऐसा ही नगर है, छावनी नगर है एक। इसके अलावा जलंधर, महू, बबीना, महू मध्य प्रदेश में है, जलंधर, महू, बबीना, ये सब जो नगर है जहां सैनिक छावनियां हैं वो कौन से नगर है? गैरिसन नगर है। इसके बाद में 7वें है धार्मिक या सांस्कृतिक नगर। जो धर्म और संस्कृति के लिए फेमस रहे हैं, अमृतसर। इसके अलावा वाराणसी, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, ये सब जो नगर हैं ये इसी प्रकार के, अजमेर, पुष्कर, मथुरा, भारत में इनकी कमी नहीं है वैसे, अजमेर, पुष्कर, मथुरा, ये सब जो बड़े धर्म या सांस्कृतिक केंद्र के आधार पर विकसित है। उज्जैन भी हो सकता है, कुरुक्षेत्र भी। अगले है शैक्षिक नगर जो पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा के प्रमुख केंद्र जैसे रुड़की, भारत की पहली ITI की स्थापना रुड़की में हुई है। वाराणसी, वाराणसी हिंदू काशी यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वैसे ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, इसके अलावा पिलानी, इलाहाबाद, दिल्ली, ये सब। और भारत में अंतिम नगर है पर्यटन नगर जो घूमने के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी, नैनीताल, शिमला, मसूरी, नैनीताल, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, ये सब जो नगर है, ये नगर जो है ये पर्यटन नगर है। एग्जाम्पल पेपर में मानचित्र भी आ सकता है इनसे। तो इनकी किस किस नगर की किस किस जगह स्थापना है भारत में, हम इसे मैप पर भरेंगे। ध्यान रखेंगे इसको मैप पर अवश्य भरे सभी लोग, एटलस से देखकर कैसे भी। और कई बार इससे सुमेलित करने वाला प्रश्न भी आया है कि आप इन नगरों को इस नगर से सुमेलित कीजिए। तो ये भारत में नगरीय बस्तियां थी, कैसे नगरों का विकास हुआ, कैसे इसे परिभाषित किया गया, किस प्रकार से है ये, अगली कक्षा में हम किसी और बिंदु पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।